Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abhisar Sociology class again. देखिए आज पीजी सोशियोलॉजी का एंट्रेंस था, ठीक है, कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों का, ठीक। तो उसमें जो पेपर आया था ना, हम इस वीडियो में उसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है, कि कितने लोगों के कितने ठीक बन रहे हैं, उसी के हिसाब से आप इवॉल्वेट कीजिएगा, ठीक है, और अकॉर्डिंगली मेरिट सेट कीजिएगा कि क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीरीज सिलेक्ट नहीं करने जा रहा हूँ, खाली मैं आपको क्वेश्चंस के राइट आंसर बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने अच्छे किया होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर इतना भी इजी नहीं था और इतना भी टफ नहीं था, ठीक है, इट वाज मॉडरेट, ठीक। मैं यहाँ पे आपको फिर से बताऊंगा कि मैं कोई पर्टिकुलर सीरीज सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन का मैंने प्रिंट आउट निकाला है इसका, ठीक है, और क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर का, और वन बाय वन आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम ए फाइनाइट पॉपुलेशन इन सच अ वे दैट एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। तो उसमें जिसमें इक्वल चांसेस होंगे उसमें जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आएगा, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का कौन सा पहला टाइप है, दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, every one have an equal chances या is getting an equal chances for being selected, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंपल रैंडम सैंपल। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, a method of data collection in which the researcher asks interviewed persons to nominate other individuals who could be asked to give information or opinion on the topic is called, ठीक है। एक्चुअली आपने स्नोबॉल सैंपलिंग पढ़ा होगा। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है, हमारे पास बहुत कम रेस्पोंडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक रिसर्चर क्या करता है, वहां पे एक रिसर्चर उन रेस्पोंडेंट्स को, एक दो रेस्पोंडेंट्स को लेके उनसे बाकी रेस्पोंडेंट्स को जानने की कोशिश कर रहा है, या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके पास ज्यादा रेस्पोंडेंट्स नहीं होते, फिर जिनको वो इंटरव्यू कर रहा होता है, ठीक है, तो उनसे वो पूछ लेते हैं कि क्या आपके जैसे और कोई है यहाँ पे। तो वो उससे फिर बाद में जो ना उनको थ्रू चेन, एज ए चेन करके, ठीक है, एक को पकड़ ले, एक से दो को आइडेंटिफाई कर ले, दो से चार को, चार से आठ को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो इसमें हम स्नोबॉल सैंपलिंग और करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। स्नोबॉल सैंपलिंग, उसको स्नोबॉल सैंपलिंग ही कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, दैट इज ए क्वेश्चनर इज बेस्ट यूज्ड व्हेन। क्वेश्चनर जो ना बहुत सारी जगहों पे हम क्वेश्चनर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है या ठीक है जहां पे हम क्वेश्चनर को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ी एडवांटेज है क्वेश्चनर की, ठीक। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज टू कंडक्ट अ रिसर्च। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम क्वेश्चनर उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, ठीक है। विद इन लिमिटेड टाइम वी गेट मोर रेस्पॉन्सेज, ठीक है। तो इसके बाद जो बी ऑप्शन है, यू हैव टू रीच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि क्वेश्चनर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास अगर लार्ज जो है ना ऑडियंस होता है, जहां पे बिल्कुल मुश्किल होता है पहुंचने का, या जिनसे हमें अगर चाहे हमारा रिसोर्सेज कम है, चाहे हमारा टाइम कम है, चाहे हमारे रिसर्च पर्सनल कम है, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सारे लोगों को कनेक्ट करने के लिए, कलेक्टिव डेटा हासिल करने के लिए सारे लोगों से, तो हम क्वेश्चनर का इस्तेमाल करते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट यू हैव टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, बेस्ट हमें मेथड इस्तेमाल होता है क्वेश्चनर। विच मेथड ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग पीपल फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स, ठीक है, और एक्सपीरियंसेस टुगेदर टू डेलिब्रेट अप ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक और इंटरेस्ट, इसको हम फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इन्वॉल्व्स आंसरिंग ए रिसर्च क्वेश्चन थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंसेंसस व्यू अक्रॉस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। जहां पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा रिसर्च क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या डेल्फी मेथड कहते हैं, ठीक है। बहुत कम कभी कभार याद रहता हमें, कभी कभार नहीं रहता है, ठीक है, तो मगर उसको हम डेल्फी मेथड कहते हैं, ठीक है। तो
इसका करेक्ट आंसर है DELPHI, डेल्फी मेथड। क्या चीज? वो मेथड जहां पे हम रिसर्च क्वेश्चन को आंसर देने के लिए बिल्कुल बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है ना अपनी राय देंगे, इसका आंसर आ सकता है, ये इस तरह से ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उस तरीके को जहां पे रिसर्च एक्सपर्ट्स को, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा रिसर्च क्वेश्चन को आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, तो कंसेंसस के जरिए ये चीज की जाती है, तो उसको हम डेल्फी मेथड कहते हैं। नेक्स्ट जो है ना, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द रिसर्च participants are all aware of the researcher's presence and his role as an observer। एक होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो दोनों में भी किसी ऑब्जर्वर जो है ना बिल्कुल ऑब्वियस नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है ऑब्जर्वर के बारे में। अगर पता चलेगा तो वो नेचुरल सेटिंग में अपने डेटा हासिल नहीं कर सकता। तो वोट ऑब्जर्वेशन उसको हम कहते हैं। ऐसा मेथड है, ठीक है, जहां पे बिल्कुल जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर ऑल अवेयर ऑफ द रिसर्चर्स प्रेजेंस एंड हिज रोल एज एन ऑब्जर्वर। वोट पार्टिसिपेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एज पर कोम, which of the following stages is dominated by ideas that refer to the supernatural while being structured around slavery and military, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, जो मिलिट्री जो फीचर है मिलिट्री का, वो है थियोलॉजिकल सोसाइटी का, क्योंकि वहां पे जाहिर सी बात है मिलिट्री पावर वाज कंसिडर्ड एज ए बिग पावर, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है सुपरनेचुरल फोर्सेस पे कौन बिलीव करते थे? थियोलॉजिकल स्टेज में लोग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है थियोलॉजिकल। Next is Combe advocated the following methods for the new science of social physics। जाहिर सी बात है, पहला जो ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरिजन। और कोम इसी के ऊपर ध्यान दे रहा था। नो डाउट एक्सपेरिमेंटेशन में, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन में आ जाएगा, मगर एक्सपेरिमेंटेशन के साथ साथ बिल्कुल कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहता था वो, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरिजन। Who wrote Appeal to Conservatives? एक्चुअली जो है ना ये किसकी बुक है? अगस्कोम की बुक। मगर इसको हम मैक्सिमम टाइम्स इसको हम क्या चीज करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट मीन्स ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मगर फिर भी आपके एग्जाम में ये आया है। तो अपील टू कंजर्वेटिव जो है ना ये किसने किया था? अगस्कोम ने। अगस्कोम इज द करेक्ट आंसर फॉर अपील टू कंजर्वेटिव, ठीक। कंजर्वेटिव क्योंकि जो बिल्कुल रेवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो अगस्कोम इटसेल्फ ही वाज बिलीविंग ऑन रिफॉर्मेशन रादर देन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो कंजर्वेटिव के तौर पे इसको देखा जाता था, क्योंकि वो रिफॉर्म की बात करता था, वो लिमिटेड रहना चाहता था, और जो सेटअप है उसमें वो जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें वो रिफॉर्म लाना चाहता था रादर देन रेवोल्यूशन, ठीक। रेडिकल चेंज ये लाना नहीं चाहता था, जैसे कार्ल मार्क्स चाहता था। Which of the following is the सब स्टेज ऑफ थियोलॉजिकल स्टेज? ये आपको पता ही होगा। थियोलॉजिकल स्टेज के तीनों स्टेज सब स्टेजेस है। फिटिशिज्म जो है ना, पॉलिथिज्म और मोनोथिज्म, ये तीनों स्टेज किसके थियोलॉजिकल स्टेज में आते हैं? ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर आएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिडरिटी बेस्ड अपॉन होमोजेनिटी। जाहिर सी बात है, होमोजेनिटी की जब बात आएंगे उसको हम मैकेनिकल सॉलिडरिटी कहते हैं, और हेटेरोजेनिटी की बात आएंगे उसको हम क्या? ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कहते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है सॉलिडरिटी बेस्ड ऑन होमोजेनिटी। इट इज द कंसेप्ट गिवन बाय इमादुल खान, ठीक है, ऑफ वैल्यूज एंड बिहेवियर, ठीक। तो इसको हम मैकेनिकल सॉलिडरिटी कहते हैं, ठीक। विच ट्राइब डिड इमादुल खान स्टडी? क्वाइट ऑब्वियस, ऑस्ट्रेलियन ओरुंटा ट्राइब जो था, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स, ठीक है। तो उनका नाम था ओरुंटा। तो ओरुंटा इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट्स यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ मॉरल डेंसिटी ऑफ सोसाइटी? एक्चुअली इमादुल खान ने दो चीजों के बारे में बात की है, ठीक है, मॉरल डेंसिटी एंड मटेरियल डेंसिटी, ठीक है, मटेरियल डेंसिटी एंड मॉरल डेंसिटी, ठीक। तो उसमें मैंने आपको डिफरेंशिएट करके भी दिया था, जो जिन्होंने मेरे पास क्लास लिए थे एंट्रेंस के, ठीक है, तो उनको मैंने सब डिफरेंस बताई थी, मॉरल डेंसिटी और मटेरियल डेंसिटी में क्या फर्क है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कि इमादुल खान इज द करेक्ट ऑप्शन। उसी ने मॉरल डेंसिटी एंड मटेरियल डेंसिटी की बात की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सुसाइड रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स मॉरल टर्मोइल, ठीक है, एंड लैक ऑफ सोशल ओरिएंटेशन एसोसिएटेड विद ड्रामेटिक सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। एक्चुअली एनॉमिक सुसाइड इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने आपको कह दिया था, क्योंकि जब हम एनॉमिक सुसाइड कहते हैं कि इट इज लैक ऑफ रेगुलेशन इज हियर, नॉर्म लेसनेस सोसाइटी इज हियर,
ठीक है। जैसे इकोनॉमिक रिसेशन होता है, ठीक है, जैसे एट द टाइम ऑफ जो है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बाकी रेवोल्यूशन में हुआ था कि इकोनॉमी पूरी पूरी डिस्टेबलाइज कर गई थी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे बिल्कुल जो बैंक्स में पैसे होते हैं, जो बाकी लोगों के पास जो प्रॉफिट होता है, जो है ना प्रॉपर्टी वगैरह होता है, तो उसका कोई गारंटर नहीं होता है। एनोमिक नॉर्मलेसनेस सोसाइटी बन जाती है, ठीक है। तो उस वक्त जो लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, ओनली बिकॉज ऑफ नॉर्मलेसनेस सिचुएशन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनोमिक सुसाइड कहते हैं। एनोमिक, उसमें कंट्रोल रेगुलेशन बहुत कम होता है, ठीक है। और उस रेगुलेशन की वजह से लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक। और लोगों के जो राइट्स की गारंटी कोई नहीं होती है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए मॉरल टर्मोइल एंड लैक ऑफ सोशल ओरिएंटेशन एसोसिएटेड विद ड्रामेटिक सोशल एंड इकोनॉमिक अपहील्स, ठीक है। तो अचानक ड्रामेटिक मीन्स अचानक, अक्सर जो है ना किसी भी टाइम इकोनॉमिक अपहील्स होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इकोनॉमिक रिसेशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से बिल्कुल इंसान के पास जो भी होता है ना, वो चला जाता है। उस कार्ल मार्क्स व्यू ऑफ दिस स्ट्रगल बिटवीन सोशल क्लासेस इंस्पायर्ड कंटेम्परेरी, ठीक है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो इसके बाद इन मार्क्सियन टर्म्स, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रेज्ड थ्रू ए सेल ऑफ a product and amount it cost to the owner of that product to manufacture it is called, उसको हम क्या कह सकते हैं, जो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कह चुका हूं, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट लेबर्स प्रोड्यूस एंड व्हाट दे रिसीव, दिस इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू। और इसका करेक्ट आंसर है सरप्लस वैल्यू, कि जो लेबर्स प्रोड्यूस कर रहे थे और वो जो प्रोड्यूस करने के बाद जो ओनर्स है, जिस तरीके से वो बेचते थे उस चीज को, ठीक है, तो उस वैल्यू को उनको प्रॉफिट मिल रहा था उससे, और उस प्रॉफिट को क्या सरप्लस वैल्यू हम कहते हैं, ठीक है। किन के लिए, बोर्जियोसिस के लिए या कैपिटलिस्ट्स के लिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सरप्लस वैल्यू। Which of the following is Karl Marx's important work? Actually, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, तीनों बुक्स बिल्कुल कार्ल मार्क्स से वाबस्ता है। मगर इनमें से अगर देखा जाए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और जर्मन आइडियोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दास कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको कहा गया है वापस वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स, इसको कहा गया है इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, ठीक। और अगर हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करेंगे, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखी है, मगर किसके साथ, फ्रेडरिक एंजल्स के साथ। हु सेड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है, कि उनको बिल्कुल कुछ है ही नहीं उनके पास जो वो खो देंगे, या जिनका कोई खतरा होगा उनको कि ये हमसे छिन जाएगा। जब उनके पास है ही नहीं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको यूनाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेबर, विच टाइप ऑफ अथॉरिटी स्टेम्स फ्रॉम इंडिविजुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज, इसको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटी से होगा, गॉड गिवन गिफ्ट होगा, उसको हम करिज्मेटिक अथॉरिटी कहेंगे ना। तो करिज्मेटिक अथॉरिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। इकोनॉमी एंड सोसाइटी इज द वर्क ऑफ विच, जाहिर सी बात है, ये मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताया था कि अगर वहां पे ये आया कि इकोनॉमी एंड रिलीजन के बारे में आ गया, या प्रोटेक्शन इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कहाँ किस बुक में दिया गया है, तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी में उसने ये मेंशन किया है इस बुक को, ठीक। और ये बुक है किस चीज की, मैक्स वेबर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग social actions, goal and means of achieving end is derived and determined by values, उसको हम वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन कहेंगे। जहां पे बिल्कुल वैल्यूज डोमिनेट रहेंगे, उसको वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन कहेंगे। अगर गोल्स डोमिनेट रहते, गोल के लिए सब कुछ किया जाता, ठीक है, तो उसको हम गोल ओरिएंटेड कहते हैं। मगर यहाँ पे वैल्यूज पे ज्यादा फोकस किया गया है, और वैल्यूज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो उसको वैल्यू रैशनल एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एज पर वेबर, which type of जो है ना authority involves obedience to formal rules established by regular पब्लिक प्रोसीजर, ठीक है। उसको हम बिल्कुल रेगुलर पब्लिक प्रोसीजर के बारे में जो आएगा ना, मीन्स फॉर्मल रूल जहां पे होंगे, तो उसको हम लीगल रैशनल अथॉरिटी कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने देख लिया है, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो ट्रेडिशंस के थ्रू आती है, और जो करिज्मेटिक अथॉरिटी वो गॉड गिवन गिफ्ट होता है, सुपरनेचुरल वे से आती है, ठीक है। तो लीगल और रैशनल अथॉरिटी जो होती है ना, वो
बिल्कुल फॉर्मल रूल्स के ज़रिए लोगों ने जो सेट किया होता है समाज में रूल्स, तो उसी के हिसाब से वो बिल्कुल एक इंसान के पास आती है ये अथॉरिटी, ठीक है। तो दिस इज़ अचीव्ड अथॉरिटी। अगर आईएएस अफसर, केएएस अफसर बन जाता है कोई, तो वो ऐसे जो है ना नहीं बनता, बल्कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पब्लिक ने बिल्कुल रखे हैं, उसके हिसाब से वो उनको फॉलो करता है, कंपटीशन में आता है और फिर अपनी पोजीशन हासिल कर लेता है, ठीक है। उसको हम लीगल रैशनल अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो सॉरी फॉर जो ना जहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ठीक है। हु ऑथर्ड सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? ये इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है। AR देसाई इज द करेक्ट आंसर। इसी ने ये बुक लिखी है कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक। तो इंडियन नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ, इसका बैकग्राउंड उसने बताया अपनी बुक में, ठीक है। इसी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक। एज पर सेंसस 2011 जो है ना हिंदी बोलने वाले कितनी हिंदी बोलने वालों लोगों की कितनी पॉपुलेशन है टोटल, ठीक है। उसमें 43.63%, ठीक। 43% 63% इज द करेक्ट आंसर। हु ऑथर्ड एनालिसिस ऑफ कास्ट? एनालिसिस ऑफ कास्ट जो है ना अम्बेडकर की जो है ना BR अम्बेडकर की बुक है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ कास्ट एंड बहुत सारी बुक उसने लिखी हैं, मगर ये जो है ना दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक ऑफ अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जो है। इसके बाद रिलेटिव लैक ऑफ एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अमंग लो इनकम ग्रुप्स इज कॉल्ड। उसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। डिजिटल डिवाइड क्यों कहते हैं? डिजिटल डिवाइड क्यों कैसे कहते हैं उसको? क्योंकि अगर जो है ना गरीब और अमीरों में अंतर है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो उसको हम डिजिटल डिवाइड ही कहते हैं, ठीक। तो डिजिटल डिवाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस थिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। द सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज that a person is likely to have because of birth in a certain class of society, it is called कार्ल मार्क्स ने भी कहा था और मैक्स वेबर ने स्पेशली इस पे बात की थी, ठीक है। उसको हम लाइफ चांसेस कहते हैं, और डैरेंडॉफ ने भी बात की है लाइफ चांसेस। लाइफ चांसेस मीन्स अगर मैं अमीर हूं तो मेरे पास लाइफ चांस है, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास जो ना सिफारिशें होंगे, मेरे पास सपोर्ट होगा, तो वो मेरा क्या है, वो क्योंकि वो इसलिए है कि मैंने खुद नहीं कमाया, बल्कि मैं अमीर फैमिली में पैदा हुआ हूँ, या जो ना अपर कास्ट में पैदा हुआ हूँ, तो इसीलिए मुझे ये चांसेस मिलते हैं लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं इन लाइफ, उसको हम लाइफ चांसेस कहते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लाइफ चांस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि जहां पे दिया गया है द सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो उन सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज को हम क्या कहते हैं? बाय बर्थ जो एक इंसान को मिलेंगे, उसको हम लाइफ चांसेस कहते हैं। वुमेन एंड जो है ना वुमेन आर मोर लाइकली टू बी पुअर देन मैन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, ठीक है। एक होता है कल्चरल पॉवर्टी, दूसरा होता है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी में जहां पे फीमेल्स पीछे रहेंगे जो है ना एज कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट दैट इज मेल, तो उसको हम फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इज द करेक्ट आंसर। अनटचेबल द बुक इज रिटन बाय, it is written by M. Raj Anand, M. Raj Anand, ठीक है। तो अनटचेबल, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, और आपको जो है ना यहाँ पे आई थिंक यू मस्ट क्लेम हेयर, ठीक है। क्योंकि जो है ना इसका आपको कोई चीज सिलेबस में ही नहीं था, तो ये दिस क्वेश्चन इज टोटली आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो यू मस्ट क्लेम अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। The book Poor Economics Rethinking Poverty and Ways to End is written by, ये जो बुक है ना ये बैनर्जी ने लिखी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड, वो फैक्टर्स बता दीजिए जिससे सोशियोलॉजी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन बन के उभरा, ठीक है। उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन भी था, एनलाइटनमेंट भी था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था, ठीक है। तो अगर मेरे लेक्चर आपने यूट्यूब पे देखे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो इसका आंसर है, ठीक। हु रोट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन CW मिल्स की बुक है, ठीक है। तो इसलिए सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन लिखी है, कॉमन सेंस की बात है की है, ठीक है। वहां पे बिल्कुल जो है ना
अलग अलग चीज़ें बताई है, मगर ये आपके सिलेबस में नहीं था, मगर फिर भी दिस इज बेसिक बुक इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। मैंने स्टूडेंट्स को ये बुक बताई भी थी, ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। CW मिले इज द करेक्ट आंसर, उसी ने ये बुक लिखी है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। Next book is next question is that which famous sociologist said that function of sociology is every science. Function of sociology as of every science is to reveal that which is hidden. ये मैक्स वेबर का है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी की बात कर रहा हो. Subjectivity is not obvious, it is hidden. So Max Weber is the correct answer for this question. Agasco maintained that application of the methods and assumptions of natural sciences would produce a, एक्चुअली उसने पॉजिटिव, एक्चुअली यहाँ पे बात हो रही है पॉजिटिविज्म की. पॉजिटिविज्म उसने कहा है कि पॉजिटिविज्म अगर हम एज ए मेथोडोलॉजी सोशल साइंस में अप्लाई करेंगे तो वी कैन प्रोड्यूस ए पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी. अगर हम नेचुरल साइंस मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करेंगे सोशल साइंसेस में, स्पेशली इन सोशियोलॉजी में, तो वी कैन प्रोड्यूस ए पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी. तो इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी. हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ कल्चर. कौन सा इनमें से एस्पेक्ट ऑफ कल्चर से है या कल्चर से डील कर रहा है या कल्चर का जूज है, ठीक है. तो डांस फॉर्म्स बिल्कुल है. स्लैंग वर्ड्स फॉर एग्जांपल भाई, बहन, अब्बा, अम्मी या बाकी चीज जो है ना, जीजा, जीजू, जो भी है वट एवर, ये लोग इस्तेमाल कर स्लैंग वर्ड्स कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है. तो बिल्कुल ये हमारे कल्चर का पार्ट होता है, ठीक. इसके बाद अटैचमेंट टू नेशनल फ्लैग, अटैचमेंट टू नेशनल फ्लैग ये भी हमारी कल्चर का पार्ट है. तो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सोसाइटी क्या है? करेक्ट वन इज सोशल. अगर इनमें से आएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि बेस्ट वन चूज कीजिएगा, तो उस टाइम आपको वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप सिलेक्ट करना था. मगर यहाँ पे सोसाइटी इज अ सोशल रियलिटी, राइट है. सोशल रियलिटी कंपोज्ड ऑफ पीपल, बिल्कुल पीपल बनाते हैं उसको. अगर पीपल नहीं होंगे सोसाइटी नहीं बनेगी. सोशल रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो पाएंगे, ठीक है. तो दैट मीन्स इट इज कंपोज्ड ऑफ द पीपल. एंड नेक्स्ट वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोसाइटी इज ऑल ऑफ द अबव. What defines Gymnashaft? Gymnashaft किसे कहते हैं? Gymnashaft means simply टोनीज का कंसेप्ट है. Gymnashaft means community and Gesellschaft means association, ठीक है. तो Gymnashaft में क्या होता है? क्लोजनेस होती है, फीलिंग्स, कम्युनिटी सेंटिमेंट होता है, ठीक है. क्लोज फीलिंग्स होती है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, ठीक. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है पार्ट ए, ठीक, पार्ट ए, ठीक. तो मगर मुझे यहां पे इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, या तो पार्ट ए उसका करेक्ट आंसर है या नन ऑफ द अबव होगा. रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. दिस क्वेश्चन क्रिएटिंग ए डिलेमा. ठीक, देखिए, क्योंकि यहां पे अगर बी पार्ट को हम लेंगे, ए टाइप ऑफ सोसाइटी, जिम्नास्टिक इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी, ठीक है. ए सोसाइटी वेयर पीपल वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल, ठीक. कॉमन गोल, और फिर बाद में दिया फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर देयर कंपनी, ये एसोसिएशन बन जाती है, ठीक है. तो इसलिए वहां पे ऊपर जो दिया हुआ है ना कि रेसिप्रोकल बॉन्ड्स ऑफ सेंटिमेंट एंड किनशिप विद इन ए कॉमन ट्रेडिशन, ठीक है. तो दिस इज वन इज द करेक्ट वन. जो पहला वाला जो है ना, दैट इज द करेक्ट वन. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कल्चरल प्रोडक्ट इज appreciated by a large number of ordinary people with no great pretensions to cultural expertise. Denote which of the following, ठीक है. कि मीन्स कोई कल्चर आम होना, मगर जो उसको आम कर रहे हैं ना, या जो इसको मानते हैं कि ये आम कल्चर है, ठीक है, वो इसकी हकीकत नहीं जानते हैं, ठीक है. तो उस कल्चर को क्या कहेंगे हम? उस कल्चर को हम पॉपुलर कल्चर कह सकते हैं, ठीक है. पॉपुलर कल्चर, जो सब लोग, ऑर्डिनरी पीपल विद नो ग्रेट प्रिटेंशंस टू कल्चरल एक्सपर्टाइज, ठीक है. तो ज्यादा उसके डीप पे नहीं जाएंगे कि ये सही है कि गलत है, ठीक है, उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि खाली बताएंगे कि आजकल क्या चल रहा है. दिस वन इज पॉपुलर कल्चर. आजकल आप ये सूट ले रहे हैं, आजकल ऐसे जुबान बोली जा रही है, आजकल ऐसे किया जाता है, ठीक है. तो दिस पॉपुलर कल्चर, दिस कॉल्ड पॉपुलर कल्चर. ओपन स्लेटेड एंड कॉन्शियस फंक्शंस आर कॉल्ड. ओपन जो है ना, और जो बिल्कुल हमको दिखते हैं, उनको हम बिल्कुल मैनिफेस्ट फंक्शंस कहते हैं. और ये जो मैनिफेस्ट फंक्शंस हैं, लेटेंट फंक्शंस है ना, ये मटन का कंसेप्ट है, ठीक है, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस. तो आपने लिखा होगा इसको आंसर, ठीक है. ये भी आपके सिलेबस में नहीं था, मगर फिर भी दिस रिलेवेंट फंक्शनलिज्म, ठीक है. ओपन एंड कॉन्शियस,
और इंटेंडेड जो होता है वो होता है मैनिफेस्ट फंक्शन, ठीक है। और जो है ना जो हिडन होता है और अनइंटेंडेड होता है वो होता है लेटेड फंक्शन। इसका करेक्ट आंसर है मैनिफेस्ट फंक्शन। When gestures and postures are used to convey a feeling of respect, ठीक है, मतलब जब हम गेस्चर्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गेस्चर्स को खाली दिखाएंगे, ओके बाय बाय, वेरी गुड, डन, ठीक है। तो मीन्स उसको हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बिल्कुल गेस्चर से काम लेंगे, ठीक है, और अपनी कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट करेंगे, उसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। वर्बल मीन जो आप जुबान से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Goffman, Irving Goffman popularized a particular type of interaction method, ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच। मैंने बताया था, सब लोगों को पढ़ाया था कि गोफमैन जो है ना ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच से माना जाता है, ठीक है, और ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच इज द करेक्ट वन, ठीक है। जहाँ पे वो कहता है कि लाइफ, जहाँ पे वो कंपेयर करता है कि लाइफ विद अ ड्रामा, लाइफ विद अ थिएटर, ठीक है, सोशल लाइफ विद अ थिएटर, ठीक। ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच इज द करेक्ट वन। which of the following perspective sees inequality of gender, ठीक है, तो वो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जेंडर की बात वही करता है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इज फोकसिंग ऑन इक्वालिटी ऑफ जो ना फीमेल्स, ठीक है, एज कंपेयर टू मेल्स, क्योंकि वो कहते हैं कि पैट्रियार्की इज द मेन रीजन बिहाइंड कि जिसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं, फीमेल्स पीछे रह गए हैं, ठीक है, फीमेल स्पेशली वुमेन। In order to so feminist perspective is the correct answer for this thing. In order to gain greater insights into community established by the corner boys, जो white है इसने खुद जाके बिल्कुल फील्ड में शिरकत की है, ठीक है, बोस्तान में, तो उसको फॉर 4 years उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही कहेंगे ना, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। एज पर सोरोकिन, द world view in which the sensory material is considered जो है ना ultimate और ओनली रियलिटी इज कॉल्ड, उसको हम सेंसेट कल्चर कहते हैं, ठीक है। सेंसेट मीन्स मटेरियल, अगर वहां पे बिल्कुल सेंसेट मीन्स मटेरियल, सेंसेट इज डीलिंग विद मटेरियल, ठीक है, और आइडेंशियल इज डीलिंग विद इन बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सेंसेट। सोरोकिन सेंसेट मटेरियल कल्चर या मटेरियल वर्ल्ड की जब बात हम करेंगे तो सेंसेट के बारे में बात करता है, ठीक है। Imelda Durkheim, जो ना statistical analysis of suicide was an example of what kind of research technique? तो एक्चुअली मैंने जब आप लोगों को चाहे यूट्यूब पे चाहे अपने एंट्रेंस क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि इमेल्दा दुर्कheim की जो सुसाइड और जो टोटमिज्म की स्टडी थी ना वो सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड थी, ठीक है, और सेकेंडरी एनालिसिस उसने की, तो सेकेंडरी एनालिसिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस थिंग, ठीक। द बुक सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी वाज रिटन बाय, ये प्रीतम सोरोकिन की है, क्योंकि कल्चरल मोबिलिटी की बात आ रही है ना, तो सोरोकिन इज द बेस्ट वन जिसने सोशल चेंज के बारे में बात की थी, ठीक है, यस थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी इज द करेक्ट वन। विच नॉर्म रिक्वायर्स मेट सिलेक्शन आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स एक्सोगैमी, ठीक है, आउटसाइड मीन्स exogamy, which norm requires mate selection outside certain groups, ठीक है, outside certain groups, usually one's own family or certain kinship, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्सोगैमी, एक्सोगैमी ही कहता है ना कि आउटसाइड कीजिएगा, विदिन नहीं परमिशन है, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो जो ना फैमिली हो, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो ट्राइब हो, तो विदिन ग्रुप नहीं कर सकते, आउटसाइड जाके बिल्कुल आप यू कैन मैरी, ठीक है, आपको करना पड़ेगा, उसको हम एक्सोगैमी कहते हैं, ठीक। इन विच ऑफ द बिलो फॉर्म्स ऑफ मैरिज अ पर्सन कैन हैव सेवरल स्पोज, ठीक है, इन हिज और हर लाइफ टाइम, बट ओनली वन स्पोज एट अ टाइम, वन स्पोज एट अ टाइम की बात हो रही है, मीन्स सीरियल मोनोगामी, सीरियल मोनोगामी मीन्स कंटिन्यूसली बिल्कुल दो एक से ज्यादा बिल्कुल वाइफेस रख सकता है, मगर एट अ टाइम नहीं, बिल्कुल विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम वो एक ही रख सकता है, उसको हम सीरियल मोनोगामी कहते हैं। एक क्वेश्चन है, इन ए फैमिली ए इज बी सन, बी इज सी इज हस्बैंड, डी इज सी इज फादर, विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी। ए एंड डी में जो है ना
बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ना, डी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए। ठीक है, जो डी है ना वो किसका, उसकी बेटी है, बिल्कुल यहाँ पे उसका दामाद भी है यहाँ पे, और उसका जो है ना बिल्कुल बेटी का बेटा भी है यहाँ पे। तो और बेटी का बेटा जो है ना वो इसको क्या लगता है, बिल्कुल उसको वो मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंडफादर उसको लगता है। ठीक है, तो देन वी कैन से दैट ए एंड डी में जो करेक्ट आंसर है ना, जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो ये है कि डी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिक्टिव किनशिप किसे कहते हैं, फिक्टिव किनशिप मैंने कहा आपको, जिनको मैंने पढ़ा है। ठीक है, फिक्टिव किनशिप कहिएगा, प्यूटेटिव किनशिप कहिएगा, रॉबिन फॉक्स ने ये डिफिनेशन दी है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया रॉबिन फॉक्स की डेफिनेशन। तो जो हम, एक होता है जो बाय ब्लड होता है उसको हम कंसंजीनियस किनशिप कहते हैं, और जो बाय मैरिज होता है उसको हम एफिनल किनशिप कहते हैं, और जो बाय ना मैरिज से जुड़ा होगा ना ब्लड से जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अडॉप्शन कहेंगे, उसको हम फिक्टिव किनशिप कह सकते हैं या प्यूटेटिव किनशिप कहते हैं। ठीक है, तो दिस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज किनशिप बेस्ड ऑन अडॉप्शन। इसके बाद वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विच आर द फॉलोइंग सोशल साइंटिस्ट्स, ठीक है, यूज द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। करेक्ट आंसर इज सी.एच. कुली। ठीक, सी.एच. कुली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ, उसने सेल्फ का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, इसी से वो उसको पहचाना जाता है। Society brings about acceptance of basic norms through techniques and strategies for preventing deviant human behavior. This process is termed as सोशल कंट्रोल। एक वो मैकेनिज्म या वो तरीका कौन सा है जिसके जरिए सोसाइटी अपने जो मेंबर्स का डिवेंट ह्यूमन बिहेवियर है ना वो ट्रैक पे लाते हैं या उनका बिहेवियर कंट्रोल करता है, उस मैकेनिज्म को, उस सोशल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोशल कंट्रोल कहते हैं। Karl Marx held that leaders of social movements must help workers overcome feelings of false consciousness. फॉल्स, उसने कहा ना कि रिलीजन एक धोखा है, रिलीजन इज एन इल्यूजनरी सन। ठीक है, रिलीजन इज एन ओपिनियन ऑफ मासेस। ठीक, तो जब तक वो रिलीजन के पीछे मासेस दौड़ रहे हैं तब तक वो फॉल्स कॉन्शियसनेस में है। ठीक है, और मूवमेंट्स के जरिए लोगों को, उन लोगों को जो फॉल्स कॉन्शियसनेस में है उनको निकाला जा सकता है सोशल मूवमेंट्स के जरिए। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज, ये सबको पता होगी, दिस इज द डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं या सिलेक्टिंग ए प्रॉब्लम, तब हम आगे बाकी लिटरेचर रिव्यू वगैरह, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और कलेक्टिव डेटा करते हैं बाद में। ये नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च में जो हम इस्तेमाल करते हैं, मगर सबसे पहले जो स्टेप है दैट इज डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। Next is through which type of research technique does a sociologist ensure that data are statistically representative of population being studied? Sampling के जरिए हम बिल्कुल ये देख सकते हैं कि डेटा जो है ना वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। अगर जितना हमारा जो है ना सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा उतना ही ज्यादा डेटा भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो हमारा डेटा भी उसमें गड़बड़ होगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग इज द बेस्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस थिंग। द बुक मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ इज रिटन बाय जॉर्ज सिमल। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के बाहर है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस के बाहर है, और उनमें से दूसरा क्वेश्चन ये है, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, ये जो बुक है ना ये जॉर्ज सिमल ने लिखी है। ठीक, तो इससे पहले भी मैं आपको अपने स्टूडेंट्स को ये कहता रहा, कम से कम 4 क्वेश्चन हर एक ईयर में, हर एक के पेपर, सोशियोलॉजी का पेपर होता है ना उसमें ऐसे 4 क्वेश्चन होते हैं जो मुझे भी नहीं आते होंगे, स्पीकिंग ऑनेस्टली। ठीक है, तो ये कोई टेंशन नहीं है, बाकी क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये सब लोगों का मेरिट एक ही जाता है, क्योंकि चाहिए ऐसे 4 क्वेश्चन होंगे जो हार्डली जो है ना 100 में से 2 लोगों को पता होगा, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द स्टडी ऑफ एंटायर सोशल सेटिंग थ्रू एक्सटेंडेड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सैंपलिंग कहते हैं। द अनइंटेंडेड इन्फ्लुएंस, ठीक है, दैट ऑब्जर्वर्स of experiments can have on the subjects, उसको हम बूमरंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बूमरंग इफेक्ट कहते हैं।
ठीक। ये तीसरा क्वेश्चन ऐसा था जो आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है, या आउट ऑफ सिलेबस है, इतना जो ना इंसान बंदा इस लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस, ठीक। नेक्स्ट जो है ना, द कंसेप्ट सीडो आइडेंटिफिकेशन वाज गिवन बाय, सीडो आइडेंटिफिकेशन वाज गिवन बाय, ये मुझे भी पता नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे नहीं पता है, ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, अगर किसी को होगा तो प्लीज शेयर इन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, सो दैट अदर्स कैन गेट बेनिफिटेड, ठीक। तो ये था आपका पेपर। तो अब आप इवालुएट कीजिएगा इसी के हिसाब से कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, करेक्ट बन रहे हैं, और कितने आपके जो ना नेगेटिव मार्किंग, जो है ना नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल जहन में रख लीजिएगा, कितने आपने नेगेटिव किए हैं, कितने आपने करेक्ट किए हैं, और फिर कितने नेगेटिव किए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनको डिडक्ट करके आप अपना मेरिट देख सकते हो, ठीक है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की जाते हैं, इट इज़ अप टू यू, अगर आप डालना चाहोगे तो, ठीक है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप टोटल क्वेश्चन कितने आपको बन रहे हैं, टोटल स्कोर कितना बन रहा है, ठीक क्वेश्चन, ठीक, तो वो इस कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर करेंगे, सो दैट वी कैन नो द मेरिट, ठीक है। उससे हमें मेरिट पता चलेगा कि कितने लोगों के कितने आ सकते हैं और मेरिट क्या हो सकता है, ठीक है। एंड लास्टली ये तो बनता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है, फॉर माई एनकरेजमेंट। थैंक यू सो मच।